हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू कवर द न्यू टॉपिक एंड दैट इज डाइलेक्ट्रिक। आई होप कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस टॉपिक से फैमिलियर तो होंगे, लेकिन उन्हें एग्जैक्टली ये पता नहीं है कि डाइलेक्ट्रिक में क्या क्या होता है। आपने बहुत सारे वर्ड्स का नाम सुना होगा, आई होप, डाइलेक्ट्रिक, कांस्टेंट, पोलराइजेशन, इंड्यूस्ड चार्जेस, लेकिन एग्जैक्ट इसकी डेप्थ नॉलेज नहीं होगी। आज के हम इस लेक्चर में डाइलेक्ट्रिक की डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा आप लोगों से यह है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक एंड इंसुलेटर्स। इंसुलेटर तो सभी ने नाम सुना होगा, तो मुझे एक डिफरेंस बताइए कि डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर्स में डिफरेंस क्या है। क्या सोच रहे हैं आप लोग? मैं आपको बता दूं कि डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स, मतलब हम इंसुलेटर्स को ही डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। देयर इज नो डिफरेंस। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स। अब भाई इंसुलेटर क्या होता है? नॉन कंडक्टिंग बॉडीज, ऐसी बॉडीज जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाउंडेड है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी एटम या मॉलिक्यूल की बात करें तो उसके अंदर प्रोटॉन्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ बाउंडेड हैं, दे आर नॉट फ्री टू मूव, तो हम उसे बोलते हैं क्या? इंसुलेटर। और वही इंसुलेटर क्या है हमारे लिए? डाइलेक्ट्रिक है। क्लियर बात? अब हम बात करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कितने तरीके के होते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि डाइलेक्ट्रिक्स को हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक और दूसरा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब देखते हैं इसमें डिफरेंसेस क्या है। पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है कि ओवरऑल किसी भी हम मॉलिक्यूल की जब बात करें तो उसका जो पॉजिटिव चार्ज और उसका जो नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है ना, वो कोइंसाइड नहीं कर रहा होता, मतलब उसके बीच में एक सेपरेशन होता है। जैसे कि मैं यहां पर बात कर सकता हूं लाइक वाटर या HCl। जैसे कि यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, यहां पर जब ये पॉजिटिव चार्ज मैंने बनाया तो ये पॉजिटिव चार्ज का ओवरऑल सेंटर ऑफ मास है, ये नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास है, लेकिन ये दोनों सेंटर ऑफ मासेस आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे, मतलब देयर इज अ सम गैप। अब आप सोचिए कि अगर इसके बीच में कुछ गैप है तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइपोल मोमेंट पढ़ चुके हैं कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में गैप है तो उन गिवन मॉलिक्यूल्स का अपना क्या होगा? डाइपोल मोमेंट होगा। तो पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, उसमें हर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का अपना एक डाइपोल मोमेंट होता है। जैसे कि आपने वाटर, अगर मैं वाटर के स्ट्रक्चर की बात करूं तो वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है, लाइक दिस। अब यहां पर अगर मैं चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो यहां पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहां पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस दोनों के सेंटर एक साथ कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, और अगर एक साथ कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये भी मिलकर के एक डाइपोल मोमेंट बनाएगा और ये भी एक डाइपोल मोमेंट बनाएगा। और आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है दैट इज फ्रॉम अ नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो एक डाइपोल मोमेंट इधर और एक डाइपोल मोमेंट इधर, तो नेट रिजल्टेंट कहां जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। ऐसे ही सिमिलर कहानी किसके साथ होती है? HCl मॉलिक्यूल के साथ। मतलब मोटे तौर पर मैं यहां एक बात बोल सकता हूं कि इन अ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हर इंडिविजुअल एटम का डाइपोल मोमेंट जो है ना वो नॉन जीरो होता है। और वहीं पर अगर हम बात करें नॉन पोलर, नॉन पोलर में आप कोई गैस ले सकते हैं लाइक H2 गैस, या हम ले सकते हैं CO2 गैस। इनमें क्या होता है कि हर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। अब जीरो क्यों होता है? उसके पीछे रीजन है कि जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस है ना, इन दोनों के सेंटर्स ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर जाते हैं, मतलब देयर इज अ नो गैप। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी की बात करूं तो उसका भी सेंटर इधर ही है, और अगर मैं नेगेटिव चार्ज की ओवरऑल डेंसिटी की बात करूं तो उसका भी सेंटर इधर ही है। तो अगर आप यहां देखें तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो गैप है ना दैट इज जीरो। और आप जानते हैं डाइपोल मोमेंट क्या होता था? Q इंटू डी, लेकिन यहां डी तो है ही नहीं, क्योंकि यहां पे दोनों के सेंटर्स एक साथ क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड कर रहे हैं। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि यहां पर हर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट होता है जीरो। लेकिन इन केस ऑफ अ पोलर मॉलिक्यूल, हर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का
डाइपोल मोमेंट होता है नॉट इक्वल टू 0। तो पहली ये चर्चा। अब हम बात करते हैं कि अगर यहां पर हम किसी भी एक गिवन सब्सटेंस को कंसीडर करें तो आपको पता है कि उस सब्सटेंस के अंदर कोई एक या दो मॉलिक्यूल तो नहीं होंगे, लाखों की संख्या में उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जब वो सभी मॉलिक्यूल्स का अगर हम ओरिएंटेशन देखें तो हमें कैसा देखने को मिलेगा। देखिए, अगर मैं बात करूं पोलर मॉलिक्यूल, पोलर डाइलेक्ट्रिक, तो देखिएगा भाई, अब पोलर डाइलेक्ट्रिक बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब हर मॉलिक्यूल का अपना इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट होगा इस तरीके से, लाइक दिस। आप यहां पे देखिए कि हर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का अपना डाइपोल मोमेंट आप देख पा रहे होंगे। दिस इज पी वेक्टर, इधर पी वेक्टर, ये पी वेक्टर, ये। लेकिन सारे डाइपोल मोमेंट क्या सेम डायरेक्शन में ओरिएंटेटेड है? देखिए, नहीं है। यहां पे जो ओरिएंटेशन है वो रैंडम है, और हम ये जानते हैं कि अगर रैंडम ओरिएंटेशन है तो रैंडम वेक्टर्स का ओवरऑल रिजल्टेंट क्या होता है? 0। जैसे अगर आपके एफर्ट्स रैंडम डायरेक्शंस में होते हैं तो ओवरऑल आपको जनरली रिजल्ट क्या मिलता है? 0। बिल्कुल वैसा ही तो यहां पे हो रहा है। पोलर डाइलेक्ट्रिक में हर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट तो है, लेकिन जब हम ओवरऑल एक सब्सटेंस की बात करें तो उसके अंदर हर मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है वो अभी सेम डायरेक्शन में ओरिएंटेटेड नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ओवरऑल हर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का अगर हम डाइपोल मोमेंट्स का वेक्टर समेशन कर दें 1 to n, तो आपका आंसर क्या आने वाला है? दैट विल बी 0। क्लियर है बात? ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू द रैंडम ओरिएंटेशन। और वहीं पर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की चर्चा तो मुझे अभी करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करूं जनाब, नॉन पोलर, तो वो तो हमें वैसे ही समझ में आ रहा है कि हर इंडिविजुअल एटम का डाइपोल मोमेंट क्या था? 0। तो जब हर इंडिविजुअल का डाइपोल मोमेंट 0 है तो ओवरऑल समेशन भी यहां पर क्या आने वाला है? 0 आने वाला है, अगर हम वेक्टर समेशन कर दें तो। यहां से हमें समझ में एक बात आ चुकी है कि अगर हम ओवरऑल सब्सटेंस की बात करें तो चाहे वो पोलर डाइलेक्ट्रिक हो चाहे वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, नेट डाइपोल मोमेंट तो 0 होता है। देखो भाई, नॉन पोलर वाली कहानी तो ऐसी है कि जैसे कि सपोज आपका फिजिक्स का एग्जाम हुआ और सभी स्टूडेंट्स के इंडिविजुअली 0 मार्क्स आए, तो ओवरऑल एवरेज भी क्या हो जाएगा? 0। लेकिन वहीं पर अगर पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करूं तो उसकी कहानी कुछ ऐसी है कि भैया कुछ स्टूडेंट्स के पॉजिटिव मार्क्स आए, कुछ स्टूडेंट्स के नेगेटिव मार्क्स आए, और जब इन सबका समेशन किया तो वो ओवरऑल सम क्या आ गया? 0 आ गया। और यहां पर हम देख पा रहे हैं दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रैंडम ओरिएंटेशंस ऑफ द वेक्टर। तो अभी हमने ये जो चर्चा करी है ना, ये चर्चा करी है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहां पर कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। तो इस बात को जरूर लिख लीजिएगा, ये भी जो चर्चा हुई है वो ये एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में भाई। क्लियर है बात? तो जब एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया, अब अगला सवाल कि अगर मैं यहां पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं तो क्या यहां पर इनके डाइपोल मोमेंट में कुछ चेंजेस ऑब्जर्व होंगे क्या? तो चलिए लेट्स सी क्या होने वाला है। ये देखिएगा, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अब मैं चर्चा करने वाला हूं। यहां पर जो अभी मैंने डाइलेक्ट्रिक कंसीडर किया है ये है एक पोलर डाइलेक्ट्रिक, और यहां पर हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि राइटवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया है और उसकी वैल्यू क्या है? E0। अब आप थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की मेमोरी को याद करिए कि अगर आप किसी डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो उस पर एक टॉर्क लगता था, याद आ रहा है? और उस टॉर्क की टेंडेंसी क्या होती थी? उस टॉर्क की टेंडेंसी थी कि वो डाइपोल को
अलाइन करना चाहता था। किस डायरेक्शन में? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे ही आपने यहां पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया भाई, तो जो डाइपोल्स रैंडम डायरेक्शंस में ओरिएंटेटेड थे उन सभी पे टॉर्क लगने लगा। और टॉर्क लगने की वजह से क्या होगा, आप यहां ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि जो सभी डाइपोल हैं वो सेम डायरेक्शन में ओरिएंटेटेड होना शुरू हो जाएंगे भाई। अरे यस और नो? अब जब सभी सेम डायरेक्शन में ओरिएंटेटेड होना शुरू हो गए, नाउ द माय क्वेश्चन इज, क्या इस समय इस गिवन सब्सटेंस का नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा? क्या नहीं आएगा। मतलब ये वही बात हो गई कि अगर आपके एफर्ट्स अगर सेम डायरेक्शन में ओरिएंटेटेड हो जाएंगे तो ओवरऑल रिजल्टेंट आपको जीरो नहीं मिलने वाला। तो बिल्कुल वैसा ही यहां पर हो रहा है। जैसे ही हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, अब सभी डाइपोल सेम डायरेक्शन में आ चुके हैं। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि भैया नेट डाइपोल मोमेंट बता दीजिए आप, नेट डाइपोल मोमेंट पूरे सब्सटेंस का, तो गारंटी है कि अभी हम कहेंगे कि ये क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। अब देखिएगा यहां पर एक बहुत ही गजब का इंटरेस्टिंग फिनोमेना हमें ऑब्जर्व होने वाला है। वो इंटरेस्टिंग फिनोमेना क्या है, लेट्स सी। देखिए यहां पर अगर मैं ओवरऑल चार्ज डेंसिटी की बात करूं, मैंने क्या बोला, ओवरऑल चार्ज डेंसिटी की बात करूं, तो यहां पर जरा इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर आप ऑब्जर्व करिए। यहां पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये पेयरिंग हो रही है इस तरीके से, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। और आपको पता है कि ये सेपरेशन तो बहुत ही कम होगा। तो ओवरऑल चार्ज डेंसिटी इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक पता है क्या होती है, जीरो। अरे भाई ऐसा तो कहीं और भी होता था। हाँ याद करो, कंडक्टर में भी ऐसा होता था कि ओवरऑल चार्ज डेंसिटी इनसाइड अ कंडक्टर क्या होती थी, जीरो होती थी। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही जब हम किसी भी एक डाइलेक्ट्रिक को जब एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे ना, तो ओवरऑल यहां पर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी जीरो, क्योंकि यहां पे ओवरऑल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मिलकर के क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन यहां पर कुछ ऐसे भी चार्जेस हैं जिनकी पेयरिंग नहीं हो पा रही है। जरा ऑब्जर्व करिएगा इस डाइलेक्ट्रिक के राइट हैंड साइड में, क्या आपको ये पॉजिटिव चार्जेस दिखाई दे रहे हैं? इसी तरीके से इस डाइलेक्ट्रिक के इधर आपको ये नेगेटिव चार्जेस दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली इनकी पेयरिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है वो फाइनाइट सेपरेशन है। मतलब मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि जो चार्ज डेंसिटी है वो विद इन द इंसुलेटर तो जीरो है, लेकिन जब आप सरफेसेस पे बात करेंगे तो सरफेसेस पर यहां पे चार्जेस क्या हो जाएंगे, इंड्यूस हो जाएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि इन चार्जेस को पता है हम क्या बोलते हैं, बाउंडेड चार्जेस बोलते हैं। बाउंडेड चार्जेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दीज चार्जेस आर नॉट फ्री टू मूव। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं यहां पर इंसुलेटर की अर्थिंग कर दूंगा तो यहां से चार्ज फ्लो होने लग जाएगा। कंडक्टर में ऐसा होता था, क्योंकि कंडक्टर में वो जो चार्जेस सरफेस पे होते थे ना, दे आर फ्री टू मूव, वो बाउंडेड नहीं थे। तो आप जैसे ही उसे किसी और कंडक्टर से कनेक्ट करते थे तो चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं हो पाएगा। जो चार्जेस हैं वो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर बाउंडेड है। तो आप यहां पे ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि राइट हैंड साइड में एक पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी डेवलप हो जाएगी, जिसे सपोज मैंने सिग्मा बी प्लस बोल दिया। सिग्मा इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड बी इज फॉर द बाउंडेड चार्जेस। सहमत हैं सभी लोग? सिमिलरली इसी तरीके से मैं बोल सकता हूं कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक नेगेटिव चार्ज डेंसिटी डेवलप हो जाएगी, दैट इज सिग्मा बी माइनस। अब आप जरा ऑब्जर्व करिए, यहां पर पॉजिटिव चार्ज और यहां पर नेगेटिव चार्ज, मतलब अब ये बाउंडेड चार्जेस भी यहां पर एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर देंगे। क्या बोला, सोचिए आराम से। एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा ड्यू टू दीज बाउंडेड चार्जेस। एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दैट इंड्यूस फील्ड? वो फील्ड होगा फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। मतलब मैं यहां पर बोल सकता हूं जनाब कि अब यहां पर इस डायरेक्शन में एक इंड्यूस फील्ड आ गया है। अब अगला सवाल, तो एक बात बताइए, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट फील्ड क्या होगा? अब आप देखिए कि एक्सटर्नल फील्ड था ई नॉट। जैसे यहां पे चार्जेस बाउंड होना शुरू हुए तो हम यहां पर एक बात बोल सकते हैं कि अब हमारा जो नेट फील्ड आएगा
वो नेट फील्ड हम लिख सकते हैं क्या, दिस इज द एक्सटर्नल फील्ड माइनस ईबी। आप यहां पे ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि यहां पे मैंने नेगेटिव साइन क्यों लगाया, क्योंकि ये जो ईबी है दैट इज द फील्ड ड्यू टू द बाउंडेड चार्जेस। ये क्या है, फील्ड ड्यू टू बाउंडेड चार्जेस, और ये क्या था, एक्सटर्नल फील्ड जो पहले से प्रेजेंट था। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शंस में, अपोजिट डायरेक्शंस में। मतलब आपने एक एक्सटर्नल फील्ड जनरेट किया, उस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से यहां पे चार्जेस इंड्यूस हुए, उन इंड्यूस चार्जेस की वजह से एक नया फील्ड डेवलप हुआ, और वो नया फील्ड आपके एक्सटर्नल फील्ड को सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है। और अगर मैं आपसे पूछूं नेट ओवरऑल फील्ड इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक क्या है, तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि अभी ये नेट फील्ड पहले से कम हो चुका है। मतलब इस नेट फील्ड की जो वैल्यू है दैट विल बी ई नॉट माइनस ई बी। अगर मैं इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिख सकता हूं, ई वेक्टर दिस इज द नेट फील्ड एंड दैट विल बी इक्वल टू द ई नॉट वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर। यहां पे प्लस इसलिए लगा दिया क्योंकि अभी मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं। क्लियर है बात। अब मुद्दे की बात पर आना, ये जो नेट फील्ड की वैल्यू है ना, ये नेट फील्ड की वैल्यू को हम पता है क्या लिख सकते हैं, एक्सटर्नल फील्ड डिवाइडेड बाय द के। और ये जो के है, इस के को बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आपको लग रहा होगा ये कौन सा नया कांस्टेंट आ गया, हो सकता है आप थोड़ा बहुत इससे फैमिलियर हो। आपने अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है तो वहां पर आपको एक टर्म पढ़ाया गया था, याद करिए जरा, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। तो मैं आपको बता दूं ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, इसे हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। मतलब कहीं कहीं हम के को एप्सिलॉन आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का दूसरा नाम जो है दैट इज व्हाट, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। के की जो वैल्यू है ना, ये इंफिनिटी से लेकर के 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। मतलब के इज आइदर 1 और ग्रेटर देन 1, और 1 होगा किसके लिए, वैक्यूम के लिए। अगर वैक्यूम की बात करें तो के 1 होगा, और अगर हम कंडक्टर्स की बात करें तो कंडक्टर्स के केस में ये जो चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं ये अनलिमिटेड सप्लाई होगी, क्योंकि कंडक्टर का मतलब ही है अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स। तो उस केस में ये के की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। तो यहां पर अगर आप मुझसे पूछें कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहां पे पोलराइजेशन जो हो रहा है, पोलराइजेशन मतलब यहां पे जो चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं ऑन द सरफेसेस, वो अप टू द किस लेवल तक हो सकते हैं। मतलब के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा, उतना ईबी आप देख पा रहे हैं स्ट्रांग होगा, और डेफिनेटली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम हो जाएगा। मतलब हम यहां पर एक बात बोल सकते हैं जनाब, इसी चीज को एक्चुअल में दिस इज नॉट अ करेक्ट डेफिनेशन, मैं आपको बताऊं कि एग्जैक्टली इसी चीज को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि भाई जो आपका एक्सटर्नल फील्ड है ना, वो एक्सटर्नल फील्ड होता है k टाइम्स ऑफ द नेट फील्ड। दिस इज इंपॉर्टेंट अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो। पर आपको यह बात समझ में आ रही है कि k की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो ऑब्वियस सी बात है जो एक्सटर्नल फील्ड होगा और जो नेट फील्ड होगा, इन दोनों फील्ड का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहां से एक मुद्दे की बात जो हमें समझ में आई अभी तक कि पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा के की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, और नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये नेट फील्ड कम क्यों हो रहा है, ये नेट फील्ड इसलिए कम हो रहा है क्योंकि जो चार्जेस बाउंड हुए हैं उनकी वजह से जो फील्ड डेवलप हुआ वो यहां पर एक्सटर्नल फील्ड के हमेशा क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। आई होप सो कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, तो जल्दी से नोट डाउन करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, ये जो एक्सप्रेशन है ना ये हमेशा वैलिड नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये बात तो पता है कि जब हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं तो जो हमारा नेट फील्ड है वो कम हो जाता है, एंड दैट इज 1/k।
लेकिन ये एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेशल कंडीशन में ही वैलिड है। वैसे तो हमारे जेई सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम इस एक्सप्रेशन को हमेशा यूज कर रहे होंगे, लेकिन फिजिक्स की नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमें अगर फैंटम बनना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये एक्सप्रेशन कब वैलिड होता है। तो चलिए उसी की चर्चा करते हैं। लेट्स सी। अगर आपने जिस डाइलेक्ट्रिक को फिल किया ना, वो डाइलेक्ट्रिक दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के मिड में फिल किया हो ना, तो ये एक्सप्रेशन वैलिड है। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए यहां पर ये दो सरफेसेस हैं और मान लीजिए ये कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ठीक है। अब मैंने बोला कंडक्टिंग प्लेट, तो आपको एक स्टेटमेंट याद आ रहा होगा कि कंडक्टर इज अ इक्विपोटेंशियल बॉडी, है ना। तो मैं ये कह सकता हूं इस कंडक्टिंग प्लेट के सभी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो अपन ने मान लिया ये V1, और इसी तरीके से इस कंडक्टिंग प्लेट के हर पॉइंट का भी पोटेंशियल सेम होगा, और सपोज इसको मान लिया क्या, V2। और अगर अब मैंने यहां पर इन दो कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक को फिल किया ना, तब आप ये कहेंगे कि अगर इस डाइलेक्ट्रिक को फिल करने से पहले का इलेक्ट्रिक फील्ड E0 था, तो अब यहां पर नेट फील्ड जो है वो E0/K हो जाएगा। मतलब क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मतलब ये एक्सप्रेशन हम तब यूज कर सकते हैं जब हम डाइलेक्ट्रिक को दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में फिल करें। तो पहला टर्म्स एंड कंडीशन। दूसरा, आप इस एक्सप्रेशन को तब यूज कर सकते हैं जब आपका जो स्पेस है ना वो इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड हो। इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड का मतलब क्या हुआ, मतलब जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक की चर्चा एक बार फिर से कराना चाहूंगा। अगर मान लीजिए एक Q1 चार्ज और एक Q2 चार्ज, ठीक, और इन दो चार्जेस के बीच का जो ये गैप है ना, ये गैप है R। अब सपोज इस पूरे सिस्टम को मैंने एक किसी मीडियम में रख दिया। किस में रख दिया भाई, मीडियम में रख दिया, और वो मीडियम जो है ना वो इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है। क्या बोला मैंने, इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है अप टू द इंफिनिटी। और अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस समय आप ये बताइए कि इस Q2 पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, Q2 पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। तो अगर हम कूलम्स लॉ का यूज करें तो हम इस वैल्यू को लिखेंगे 1/4πε0, और इस मीडियम का अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो मल्टीप्लाइड बाय K मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। दिस इज द नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल 2। लेकिन अगर मेरा सवाल आपसे यह होता Q1 ने Q2 पे कितना फोर्स लगाया, तो मैं अब आपको बता दूं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करते हैं। वो कहते हैं कि Q1 ने Q2 पे यही तो फोर्स लगाया। जनाब ये तो नेट फोर्स है। जब आपने इन दोनों चार्जेस को इस मीडियम के अंदर रख दिया तो उस मीडियम का पोलराइजेशन हो गया, और उस मीडियम के पोलराइजेशन होने की वजह से अब यहां पर मीडियम भी फोर्स लगा रहा है। इंटरेस्टिंग बात, Q1 Q2 पे जो फोर्स लगाएगा ना वो इस बात से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा कि हमने इन्हें किस मीडियम में रखा हुआ है। मतलब हम दोनों चार्जेस को चाहे फ्री स्पेस में रखें या फिर हम इन दोनों को उठा करके किसी पानी के अंदर रख दें या किसी और मीडियम के अंदर रख दें, लेकिन एक बात तय है कि Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है वो अगर फ्री स्पेस में, मतलब वैक्यूम में अगर 10 न्यूटन है ना, तो गारंटी इस बात की कि आप किसी भी मीडियम में रख दीजिएगा उस फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन ही आएगी। मतलब अगर आप मुझसे ये पूछते कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू द 1, तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि ये वैल्यू आपकी सिंपली पता है क्या आने वाली थी, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब आप ऑब्जर्व करिए नेट फोर्स तो 2 पे कम हो गया ना, क्योंकि आप यहां पे ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि जो K की वैल्यू है वो 1 से ज्यादा है। तो फिर ये नेट फोर्स कम क्यों हो गया, क्योंकि अभी जो मीडियम है ना वो भी फोर्स लगा रहा है। और अभी मीडियम कितना फोर्स लगा रहा होगा ना, ये आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं Q2 की बात करूं तो हमने बोला कि Q2 पे नेट फोर्स लग रहा है F2, लेकिन ये नेट फोर्स लगाने वाले आज दो लोग हैं भाई। कौन कौन, एक Q1, तो Q1 ने जो फोर्स लगाया वो आगे की तरफ लगाया F1, लेकिन अभी ये जो मीडियम है ना ये भी फोर्स लगा रहा होगा, और ये जो फोर्स लगा रहा होगा
वो F1 के अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर आपको ये दो वैल्यूज पता हैं, मतलब ये जो F1 है ना, ये एक्चुअली F21 है, मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू द 1, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आप Fm की वैल्यू बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। Fm क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय मीडियम। तो मैं यहां पर अगर वो वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, दिस इज द नेट फोर्स एंड दिस नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू F21 माइनस Fm। यस और नो? तो इसके बाद आप इस प्रॉब्लम को इजीली क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। मुद्दे की बात यह है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन आपने यहां लिखा है ना, कि मीडियम के अंदर Q2 पे जो फोर्स है वो 1/k टाइम्स हो जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड होगा जब आपका स्पेस जो है वो इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है। नोट करिए भाई इस बात को। क्लियर है मेरी बात? चलिए अब हम वापस से डाइलेक्ट्रिक पे लौट करके आते हैं और अब हम देखते हैं क्या टेम्परेचर का इफेक्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे पड़ेगा। क्या बोला मैंने? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सोचिए, अगर मैं टेम्परेचर चेंज करना शुरू कर दूं, मतलब टेम्परेचर सपोज राइज करना शुरू कर दूं, तो क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है क्या वो चेंज होगी या कांस्टेंट रहेगी? क्या होगा? जस्ट थिंक अबाउट इट, थोड़ा सा सोचिए। लेट्स सी, देखते हैं। एक बात बताइएगा मुझे, जब मैंने एक डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखा था तो मैंने तुम्हें बोला कि भैया जो ओरिएंटेशन है वो ऐसा हो जाएगा। एक बात बताइएगा कि यहां पर जो भी गिवन मॉलिक्यूल है क्या वो इस गिवन ओरिएंटेशन में फिक्स रहेगा? क्या इसका अलाइनमेंट चेंज नहीं हो रहा होगा? अरे भाई इसके पास थर्मल एनर्जी भी तो होगी। आप डेफिनेटली पढ़ चुके होंगे F/2 kT, F वाज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो एक बात बताओ, क्या ये मॉलिक्यूल अपने ओरिएंटेशन पे फिक्स रहेगा या फिर जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसकी थर्मल एनर्जी बढ़ेगी और थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो इसके वाइब्रेशंस बढ़ेंगे? मतलब हम यहां पर ये कह सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है ना बेटा, ये मॉलिक्यूल इस मीन पोजीशन के अबाउट इस तरीके से, लाइक दिस, इस तरीके से ऑक्सीलेट कर रहा हो। क्लियर है बात? अब आप सोचिए कि आपने अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करने से थर्मल एनर्जी बढ़ी, थर्मल एनर्जी बढ़ने से रैंडमनेस बढ़ गई जनाब। अब रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है, एक बात बताइएगा, आपका जो नेट फील्ड था वो कितना था? E0/k, और इसकी वैल्यू आपने लिखी थी E0 माइनस फील्ड ड्यू टू द बाउंडेड चार्जेस। अगर रैंडमनेस ज्यादा हो गई तो EV की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? EV की वैल्यू घटने लग जाएगी, क्योंकि नेट इफेक्टिव चार्ज डेंसिटी इन पॉइंट्स पे क्या होगी? कम होने लगेगी, क्योंकि रैंडमनेस ज्यादा होगी। तो ऑफ कोर्स उस केस में ये अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं रहेगा तो EV घटेगा। अब आप सोचिए, अगर EV की वैल्यू घट रही है तो ओवरऑल ये वैल्यू बढ़ रही है, यस और नो? और अगर ओवरऑल ये वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो ये तभी संभव हो सकता है जब आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या करे? डिक्रीज करे। मतलब मुद्दे की बात हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, रैंडमनेस इंक्रीज कर गई, और अगर रैंडमनेस बढ़ गई तो गारंटी है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? ये वैल्यू आपकी डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर है बात? तो इस बात को नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि अगर हम इस डाइलेक्ट्रिक को किसी कैपेसिटर में फिल कर देते हैं तो क्या हमें इसके कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे क्या? लेट्स सी। देखिएगा, मान लीजिए ये आपके पास दो कैपेसिटर्स प्लेट्स और इसके बीच में हमने यहां पर डाइलेक्ट्रिक को कर दिया जनाब फिल। ठीक है, जब यहां पर डाइलेक्ट्रिक फिल नहीं किया गया था उस समय यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इलेक्ट्रिक फील्ड E0 था। क्लियर? और हम ये कह सकते हैं कि इस प्लेट पे जो चार्ज था वो Q0 और यहां पे जो चार्ज रहा होगा दैट इज -Q0, और इसका जो कैपेसिटेंस था
जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था उस समय इसका जो कैपेसिटेंस था वो था सी नॉट। अब सवाल ये कि हमने डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के। ठीक है भाई, क्या देखने जा रहे हैं, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। जब हम डाइलेक्ट्रिक को किसी कैपेसिटेंस में फिल कर देते हैं और वो भी कंप्लीटली फिल कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस की वैल्यू में किस तरीके के चेंजेस ऑब्जर्व होंगे। अब एक बात बताना मुझे, आपने ये तो पढ़ा ही है कि डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लिखते हैं दैट इज माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। लेकिन आपको पता है कि डाइलेक्ट्रिक के फिल करते ही अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये भी एक कंडक्टिंग बॉडी है, ये भी कंडक्टिंग बॉडी है, तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि नेट फील्ड क्या होगा, ई नॉट बाई के। और अगर नेट फील्ड ई नॉट बाई के है जनाब, तो एक बात बताना, यहां आप लिखोगे ई नॉट बाई के इंटीग्रल ऑफ डी आर वेक्टर, यस और नो। तो आपको यहां पर एक बात समझ आ रही होगी कि अगर मैं यहां से के को बाहर निकालूं दैट इज 1 बाई के इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। लेकिन ये क्या है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस। कब, जब हमने डाइलेक्ट्रिक फिल नहीं किया था। मतलब मैं बोल सकता हूं ये जो वैल्यू मेरे सामने लिखी हुई है ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिफोर फिलिंग द डाइलेक्ट्रिक। तो अब आपको यहां पे साफ साफ मुद्दे की बात समझ में आ रही होगी कि जो नया वाला पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वी नॉट बाई के। भाई अब एक बात बताना, आपने सी कैलकुलेट किया है भाई, आपको पता है कि इनिशियली जो कैपेसिटेंस था उसकी वैल्यू लिख सकता हूं क्यू नॉट बाई वी नॉट, यस और नो। अगर मैं क्यू को सेम रखते हुए वी को चेंज किया, क्योंकि मैंने डाइलेक्ट्रिक फील किया तो फील्ड चेंज हुआ, फील्ड चेंज हुआ तो दो सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अब मैं आपसे अगर बात करूं कि नया वाला सी का वैल्यू क्या होगा फॉर अ सेम चार्ज, तो आप कहेंगे ये तो क्यू नॉट ही है, कंडक्टिंग प्लेट के ऊपर चार्ज तो क्यू नॉट ही है। लेकिन आज जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी नॉट नहीं है, वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, वी नॉट बाई के हो गया। तो एक बात बताइए, क्या मैं इस वैल्यू को के टाइम्स ऑफ सी नॉट लिख सकता हूं? और जैसा कि हमें पता है कि के की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, तो यहां पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि अगर मैं दो कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक को कंप्लीटली फिल कर देता हूं, बी केयरफुल, मैंने यहां पे एक स्टेटमेंट बोला कंप्लीटली फिल किया हुआ है, मतलब बीच में इन दो प्लेट्स के बीच में कोई भी फ्री स्पेस नहीं है, पूरा का पूरा आपने डाइलेक्ट्रिक से अगर फिल कर दिया तो उस केस में आपका जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो मतलब डाइलेक्ट्रिक को फिल करने का अब आपको मुझे लगता है लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि हम क्यों कैपेसिटर्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक को फिल करते हैं। इससे उसकी ओवरऑल कैपेसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। दूसरा एक और मुद्दे की बात, आपको पता है कि एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा। अगर आप इन दोनों प्लेट्स को फ्री छोड़ दोगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट चार्जेस होने की वजह से दोनों प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। अगर आपने बीच में कोई मटेरियल फिल नहीं किया होता तो फिर वहां पर हमें कोई एक ऐसा मैकेनिकल सिस्टम लगाना पड़ता जो इन दोनों प्लेट्स को होल्ड करके रखे। लेकिन आज उस मैकेनिकल सिस्टम की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक को बीच में सैंडविच कर दिया भाई, तो आपके दो पर्पस फुलफिल हो गए कि अब ये दोनों प्लेट एक दूसरे से जाकर के इस तरीके से स्टिक नहीं करेंगे। दूसरा पर्पस, आपका ओवरऑल कैपेसिटेंस जो था वो भी क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। आई होप सो कि आपको ये डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।